Good morning, all of you. We are going to discuss about the electromagnetic induction of chapter 10. We have already discussed a lot of topic in this chapter. So, right now, we have to learn what is electromagnetic induction. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पहले भी बहुत सारे टॉपिक किए हैं और आज भी हम लोग करने जा रहे हैं. हम लोग के पास 5 सेक्शन है. कुछ सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया है, कुछ में होना है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन कुछ सेक्शन में भी होना है. तो हम ऐसा टॉपिक चूज कर रहे हैं कि एक ही टाइम में दोनों को बेनिफिट हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम पढ़ा के समझ के अगर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पे जाते हैं तो हमको कंटेंट्स अच्छे से समझ में आएगा, और जो दूसरे सेक्शन में ये हो गया है उनको रिवीजन का मौका मिलेगा. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जैसा कि आप जान रहे हैं, ये चैप्टर में हम लोग मैग्नेट और कॉइल्स के रिलेशन के बारे में पढ़ते आए हैं, और इस चैप्टर में भी, इस टॉपिक में भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के बारे में जानेंगे. अगर हम किसी कॉइल में, कॉइल समझ रहे हो, स्पाइरल जो आपके पेन में जो स्प्रिंग होता है उस टाइप का, या सिमिलर स्मॉल, अगर 1 कॉइलिंग भी हो, 2 कॉइलिंग भी हो, तब भी ये फिनोमेना होता है कि जब हम फिगर इसमें बनाए हैं, इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि पहले फिगर, दूसरे फिगर और तीसरे फिगर में, ये तीनों फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग दिख रहा होगा. चेंजिंग क्या है? ये तीनों में चेंजिंग क्या है? हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर सेट किया है, एक सर्किट बनाया है, एक लूप टाइप का, है ना, सर्कुलर लूप है, और ये एक तरह से कॉइल टाइप का है कि उसका फ्रंट फेस है ना. अब उसमें नंबर ऑफ कॉइलिंग्स कितना है, नंबर ऑफ कॉइल्स में कितने हैं, ये अभी नहीं, सिंगली आप मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना माइकल फैराडे साहब ने दिया हुआ है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द माइकल फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने क्या किया था कि वो अभी भी बात यहाँ होगी, यहाँ मैंने उसको किया है, उनके एक्सपेरिमेंट को सेटअप एकदम सिंबॉलिक फॉर्म में. उससे पहले इंडक्शन को समझने के लिए कि एक कॉइल है यहाँ, जहाँ इसके बगल में कोई मैग्नेट्स नहीं है, एक दूसरा कॉइल है यहाँ पे सेटअप गैल्वेनोमीटर का है, और उसके बगल में हमने एक परमानेंट मैग्नेट्स लिया है. दूसरा तीसरे कॉइल है, यहाँ भी एक सर्कुलर लूप बना के कॉइल करके और एक मैग्नेट हम लोग लिए हैं, परमानेंट मैग्नेट्स. अब इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है कि यहाँ पे कोई मैग्नेट का मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है ना, 0 पे सेट है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है. दूसरा है कि इसका मोशन कॉइल के इनसाइड, यानी इधर की तरफ आ रहा है, कॉइल के करीब आ रहा है, नियर टू द कॉइल, तो इसके गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन दिख रहा है. अभी हम बात आ रहे उस पॉइंट पे आ रहे, इस पॉइंट में आना है. और तीसरा जो है, इसमें हम जो ये परमानेंट मैग्नेट है उसको हम इस सर्कुलर कॉइल के से दूर ले जा रहे हैं. इस दोनों कंडीशन में क्या है कि जब नजदीक ला रहे हैं और इसमें दूर ले जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन होगा.
गैल्वेनोमीटर की नीडल में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब हम मोटर के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद कीजिए, उसमें क्या था कि एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते थे तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता था, जिसके कारण वो क्या होता था, रोटेट होना शुरू कर देता था, उसमें मोशन आ जाता था। फोर्स के बारे में पढ़े कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा लॉज के अकॉर्डिंग उस फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, तो हम लोग ये सब देख रहे थे। अब इसमें क्या है कि इसमें उसका जस्ट उल्टा है, हम लोग देखना है कि उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर था। जो हम कॉइल बनाए थे, आर्मेचर जिसको लोग बोल रहे थे, उसमें करंट फ्लो हो रहा था। करंट फ्लो होने के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड में गया तो रोटेशन होगा। अब उसका उल्टा सोचे कि भाई हम अगर कॉइल हो या फिर मैग्नेट हो परमानेंट, इस दोनों में से किसी एक को रोटेट करा के क्या हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं सर्किट में? तो माइकल फैराडे साहब ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। उनके साथ साथ एक साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद नहीं करते हैं, जोसेफ हेनरी, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और माइकल फैराडे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो जोसेफ हेनरी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो माइकल फैराडे साहब क्या किए कि यहाँ पे उनका शायद थोड़ा सा फेंट होगा, कोई बात नहीं होगा। माइकल फैराडे साहब क्या किए कि एक इस तरह का सर्किट बनाए, इस तरह का एक सर्किट बनाए। उस सर्किट में क्या किया, ये जो सर्किट दिख रहा है उसमें ये कॉइल है ना, स्पाइरल दिख रहा है, स्पाइरल फिगर, ये कॉइल है। इस कॉइल के करीब जब एक परमानेंट मैग्नेट का मूवमेंट करें, अब बात आती है कि सर आप तो बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई एक मूवमेंट कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम जब हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे ना, तो जनरेटर में हम लोग मैग्नेट्स को मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैग्नेट्स को मूव करना ना डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। तो हम लोग उसमें ना कॉइल को ही मूव करा देते हैं, सो आसान है। मैग्नेट से मूव कराने से आसान है कॉइल को मूव कराना। यहाँ पे जो आसान लगेगा उसी को मूव कराओ। रिलेटिव मोशन तो डाला है हमको, रिलेटिव मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में चेंजिंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग के कारण इस सर्किट में करंट इंड्यूस्ड होगा, है ना। हम लोग पढ़े हैं पहले से, इसलिए ये चीज़ें हम लोग पहले से हम बोल रहे हैं, नहीं तो फिर हमको बहुत चीज़ बताना पड़ता है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन चलो चूँकि हम लोग क्लास ले चुके हैं, इसलिए हम लोग को कुछ चीज़ें पता है। तो जो कॉइल है ना, इस कॉइल के करीब ये जब मैग्नेट्स को लाएंगे तो कॉइल से इन करो या कॉइल से आउट करो। तो चूंकि नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको जब हम आगे की तरफ ले जाएंगे, इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होते रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, आपको बताए थे कि कोई भी परपेंडिकुलर एरिया से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाते हैं, राइट। तो इसके अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब इंड्यूस मतलब आ जाएगा, है ना। तो माइकल फैराडे सोचे कि मोटर के कॉन्सेप्ट से उल्टा वो पॉसिबल हो गया कि भाई कि ये करंट भी इंड्यूस किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड्स को रोटेट करा के, या मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख के जब कॉइल्स को रोटेट कराएंगे तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए जो डेफिनेशन आया वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या डेफिनेशन आया कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल या मैग्नेट या कंडक्टर, है ना, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट और कंडक्टर। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि माइकल फैराडे जो एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए, राइट, उस ऑब्जर्वेशन को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, फिर हम लोग उस बोर्ड पे लिख के उसको एक एक करके समझेंगे क्या लिखा गया है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़े कि माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था कि उसमें कॉइल में कैसे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है,
है ना, रिलेटिव मोशन किसके कारण, मैग्नेट के कारण। तो जो माइकल फैराडे साहब जो ऑब्जर्वेशन किए और उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकाले, वो कंक्लूजन इस पे लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट मेड बाय माइकल फैराडे। तो पहला क्या था कि ये इंड्यूस्ड करंट तभी होगा जब रिलेटिव मोशन होगा, या तो कॉइल या फिर मैग्नेट्स, ये दोनों में से कोई या दोनों। तो सबसे आसान जो तरीका होगा उसको अपनाएंगे। तो हम लोग मैग्नेट्स को ही मूव करते हैं जब इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉइल के अंदर बाहर, जिसके कारण क्या होगा, इंड्यूस हो जाता है। तो ये बोला कि ओनली द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट्स प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। सेकंड पॉइंट है कि अगर डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करना है, अगर गैल्वेनोमीटर जो था यहाँ पे जैसे से कॉइलिंग था और उस कॉइल में ये गैल्वेनोमीटर जो हम लोग सेट किए, इसके डिफ्लेक्शन को थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा और ज़्यादा डिफ्लेक्शन कराना है यहाँ तक। इस डिफ्लेक्शन को अगर ज़्यादा इंक्रीज कराना है तो यहाँ पे अगर हम छोटा पहले मैग्नेट लिए थे उसकी जगह वीक मैग्नेट था, उसकी जगह हम लोग हैवी मैग्नेट लेंगे नॉर्थ साउथ। जितना हैवी मैग्नेट लेंगे उतना ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन होगा, पहला। दूसरा कि अगर नंबर ऑफ कॉइल्स को भी इंक्रीज कर देना, नंबर ऑफ कॉइल्स को, अब वीक मैग्नेट से भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, और नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज कर दे और मैग्नेट का पावरफुल मैग्नेट यूज करे पहले से ज़्यादा, तो और भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डिफ्लेक्शन इंक्रीज व्हेन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज यूज्ड, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। द थर्ड पॉइंट है कि द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर changes its direction when the direction of the motion of the magnets is reversed। मतलब कि अगर आप जैसे वो तीन छोटे छोटे हम लोग कॉइलिंग वाला फिगर बनाए थे इससे पहले वाले, जो इरेज करने से पहले जो वीडियो था उसमें, इसी वीडियो में जो पहले वाला था उसमें एक जगह जीरो डिफ्लेक्शन था, दूसरे जगह दूसरे फिगर में राइट में डिफ्लेक्शन था, तीसरे में लेफ्ट में डिफ्लेक्शन था। तो जिसमें राइट में या लेफ्ट में जो भी था, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन था तो हम लोग मैग्नेट को अंदर की तरफ ला रहे थे, उसके करीब ला रहे थे, तो डिफ्लेक्शन उसके लेफ्ट की तरफ जा रहा था, मतलब हमारे लेफ्ट की तरफ। और जब हम मैग्नेट्स को कॉइल से दूर ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हो रहा था। तो ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है ना, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है उस कॉइल में और उस सर्किट में। जहाँ भी अगर इंड्यूस्ड करंट हो रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हम थोड़ा इसको समझें कि मान लो कि सर्किट में ये इसी सर्किट में चल रहा हो, अगर डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है, तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा होगा डिफ्लेक्शन में। अगर मान लो कि फिर इसी को जब हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये करंट का जो ये निकल का डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में अब इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब है कि करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। ये बताता है कि सर्किट में जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है ना, वो वन डायरेक्शनल कांस्टेंट नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, पहले के जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो ये ऑल्टरनेट इसी को बोलते हैं, ऑल्टरनेट करंट इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसी करंट इंड्यूस होता है जब इस तरह के जब हम फिनोमेना करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ है कि जो डिफ्लेक्शन होता है ना, ये तो मोमेंटरी है। मोमेंटरी बस ये तभी तक होगा जब तक ये मैग्नेट में मोशन रहेगा, जब तक हम मैग्नेट में मोशन प्रोवाइड कराते रहेंगे इसके करीब, है ना, इसको इन आउट तभी तक ये डिफ्लेक्शन होगा। और जैसे ही इसको स्टेबल करेंगे, रोकेंगे, चाहे उसके करीब ही रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। यानी कि ये मोमेंटरी है क्योंकि डिपेंड कर रहा है मोशन ऑफ द मैग्नेट्स पे। इसका जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन कहाँ हम यूज करते हैं, तो जनरेटर बनाने में, डायनामो बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में, और तीनों हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में देखते हैं। इसका नोट्स हम भेज देंगे तुम्हारे ऑफलाइन में, सॉरी मतलब उसका PDF बना के तुम उसको देख लेना, लेकिन अभी इसको समझाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क कैसे करता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था। जनरेटर का भी काम क्या है, करंट इंड्यूस करना। अब वो DC हो चाहे AC हो, करंट तो इंड्यूस कराएगी। तो करंट इंड्यूस कराने के लिए हम एक बात बोले थे कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर रहे हैं तो इसमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए मैग्नेट्स का या कॉइल का, राइट।
तो इसमें इस केस में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग मैग्नेट्स को मूव करा रहे थे, क्योंकि हमको वहाँ पे मैग्नेट को ही मूव कराना आसान था। लेकिन जब हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की, तो यहाँ पे हैवी मैग्नेट्स होता है, इसको मूव कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉइल को मूव कराते हैं। अभी हम बता रहे हैं। तो इस फिगर में हम लोग देखें, जब इस फिगर देख रहे हैं थोड़ा सा सेट करते हैं। उसमें लाइट आ रहा है इसमें, ठीक है। बॉल बंद कर दो, बहुत लाइट है इधर, दिख रहा है। लेकिन मेरे आने से ना लाइट बढ़ जा रहा है, क्यों? चलो एडजस्ट करना, कोशिश तो की है कि आ जाए। अब क्या है कि ये जनरेटर का जो अंदर चेंबर होता है ना, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है ना, अरेंजमेंट है उसका है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे ही वर्क करता है। तो इसमें क्या करते हैं, दो मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, है ना। दोनों को इस तरह से अरेंज करते हैं एक्चुअली कनकेव मैग्नेट से, क्योंकि दोनों तरफ बीच में से कटा होता है। कनकेव मैग्नेट्स लेने से फायदा क्या ना, कि हेवी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। जब इस कॉइल को रोटेट करें तो उससे ज़्यादा इंड्यूस होगा करंट, इसलिए ऐसा मैग्नेट हम लोग लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो ये ABCD दिख रहा है, ये कॉइल है। कॉइल कैसे बनाते हैं तो तुमको पता है, आप लिख दिया कि इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं, उसके ऊपर सॉरी एक इंसुलेटेड कॉपर कॉइल है, जिसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को, सॉरी इसमें थोड़ा उल्टा लिखा गया है, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल है ना, एक्चुअली तुम वायर लिख लो, राइट। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको कॉइल कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसको हम ब्रैकेट में कॉइल भी लिख सकते हैं, राइट। सॉफ्ट आयरन लिए, उस पे कॉपर का कॉइल कर दिया इसके ऊपर। तो कुछ सिमिलर रिप्रेजेंटेशन यही दिखेगा तुमको इस तरह से। इसमें 2 3 4 5 जितना बढ़ाना है बढ़ाते रहो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स बनाओगे उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। अब इसमें क्या करता है कि करंट इंड्यूस कैसे होगा, ये सबसे बड़ा जरूरी है। तो इंड्यूस करंट के लिए जरूरी है रिलेटिव मोशन होना मैग्नेट्स और कॉइल के बीच में, इसलिए हम लोग यहाँ एक रोटर लगाए, ये कॉइल है, रोटर को एक्सेल के थ्रू, ये जो लाइन दिख रहा है एक्चुअली एक्सेल है ना, एक्सेल के थ्रू यहाँ इस पॉइंट से इस कॉइल को हम लोग सेटअप कर दिए एक बैरिंग के थ्रू, ताकि आराम से रोटेट हो सके। उसके ये जो कॉइल है जिसको हम लोग सो कॉल्ड आर्मेचर, इस आर्मेचर को यहाँ पे एक स्लिप रिंग यहाँ है, स्लिप रिंग यहाँ है, 2 स्लिप रिंग है, 2 स्लिप रिंग लगाए, और उसके बगल में 2 ब्रशेस B1 और B2 लगाए, ताकि सॉफ्टली टच करे कॉइल को, क्योंकि रोटेट करते समय ना ये तार में उलझे नहीं। अगर इसमें डायरेक्ट स्लिप रिंग्स में अगर तार को कनेक्ट कर दे तो उलझ जाएगा, वो राउंड हो जाएगा, तो फिर कॉइल में सर्किट ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए ब्रश लगा देते हैं, ब्रश से कार्बन ब्रश से होते हुए ये एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करते हैं, ताकि सर्किट वैसा का वैसा रहे। और सॉफ्ट कार्बन ब्रश है जो ये जब रोटेट करेगा तो इजीली उसको सॉफ्टली टच करे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सर्किट को। अब क्या करेंगे कि अभी रोटर के थ्रू, इस रोटर के थ्रू जब इस कॉइल को मूव कराते हैं, यानी इसको रोटेट कराते हैं, है ना, जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने से क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि इंड्यूस्ड करंट तभी होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कैसे होता है, तो हम जो मोशन करते हैं ना मैग्नेट्स का या फिर कॉइल का, जिसके कारण किसी टाइम पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी एरिया से जाएगा, किसी टाइम पे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा।
तो उसमें चेंजिंग होते रहेगा, पहले 4 गया, पहले 5 एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब 50 जा रहा है तो चेंज हो रहा है। अब 50 पहले मतलब अभी 50 जा रहा था, उससे पहले 10 जा रहा था, तो चेंज कितना का हो गया? 40 का, है ना? टाइम के साथ चेंजिंग होती रहेगी। अभी बताया कि इसमें चेंजिंग कैसे होता है। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा। पैटर्न्स में मैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में पैटर्न्स वाला पता है, लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसमें तो यहां से जब नॉर्थ पोल से जा रहा है साउथ पोल की तरफ, तो जो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है और ये तुम्हारा ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, लेकिन जब इसको रोटर के थ्रू इसको रोटेट करवाएंगे, घुमाएंगे, तो ऐसे था, अब मान लो कि अब ऐसे हो गया, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है, तो अब ये तो सरफेस से जाएगा ना, तो अचानक कैसे नहीं आ जाएगा, पहले तो ये धीरे 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 ऐसे घूमेगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इधर परपेंडिकुलर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, फिर करते रहे, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, तो जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली होगा वो इस पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे करंट इंड्यूस हो रहा है, ये यहाँ पे मैक्सिमम करंट इंड्यूस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर ये 0 पे आ जाएगा, और फिर जब इसको 180 और नीचे घुमाएंगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, फिर एक समय आएगा कि ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चेंज हो रहा है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने के कारण क्या होगा कि इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, तो यहाँ का बल्ब क्या होगा? ग्लो हो जाएगा, जलेगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा? शो करेगा, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये हाफ रोटेशन करेगा, हाफ रोटेशन होगा, फुल के लिए पूरा रोटेट करना पड़ेगा यहाँ से फिर से दोबारा, तो ये फर्स्ट हाफ रोटेशन में ना क्या करता है कि ये फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन किसी खास डायरेक्शन में होता है, और जब वो नेक्स्ट हाफ रोटेशन करता है तो उसका डायरेक्शन हो ना चेंज हो जाता है। अगर पहले लेफ्ट टू राइट जा रहा था या नहीं एबव से बिलो आ रहा था, तो अगले हाफ रोटेशन में या तो राइट टू लेफ्ट जाएगा या तो बिलो टू एबव जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज होता है। अब डायरेक्शन जब चेंज होता है तो इस डायरेक्शन को कैसे देखते हैं, तो तुम्हारे बुक में इसकी चर्चा नहीं है क्योंकि हम लोग एक क्लास ले रहे थे, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से काम होता है। चलो इस वीडियो में कल हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, उसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के बारे में भी हम समझा देंगे कि व्हाट इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इस वीडियो से हमको ये समझ में आया इस टॉपिक को पढ़ने से कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रिक जनरेटर में यानी जनरेटर में कैसे करंट इंड्यूस होता है, उसका जो एक शॉर्ट ब्रीफ मैकेनिक्स कैसा है उसको हम लोग देखेंगे। क्या किए? कुछ नहीं किए, एक कॉइल लिए, एक कॉइल कैसा बनाया है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर है ना, कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर का वायरिंग किया गया, और वायरिंग करके इसको इस तरह से शेप दिया गया, और इधर एक साइड में रोटर लगाया गया, दूसरे साइड में स्लिप रिंग्स S1 S2 है, 2 स्लिप रिंग्स लगाया गया, फिर 2 ब्रशेस है जो S1 S या ब्रश B1 और B2 है जो कार्बन के बने हैं, और ये दोनों स्लिप रिंग्स को टच कर रहे हैं ये क्योंकि सॉफ्टली रोटेट कर पाए, और एक्सटर्नल सर्किट से जो ब्रशेस कनेक्टेड है वो एक्सटर्नल सर्किट डिस्टर्ब नहीं है ना, इसलिए इस तरह का कनेक्शन बनाया गया। और जब रोटेटर को रोटेट करते हैं तो ये रोटेशन के कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसमें करंट इंड्यूस होता है। ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और क्योंकि करंट जो इंड्यूस होता है वो अगले मतलब फुल साइकिल रोटेट होने के ड्यूरेशन में हाफ साइकिल में वन डायरेक्शन होता है, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसीलिए यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं AC करंट, AC ऑल्टरनेटिंग करंट। क्यों? क्योंकि एक हाफ रोटेशन में अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो अगले हाफ रोटेशन में नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए फिर अगले हाफ रोटेशन पॉजिटिव में जा रहा है, अगले हाफ रोटेशन में नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला, तो ये ऑल्टरनेट ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ऑल्टरनेटली पोजीशन चेंज कर रहा है, इसीलिए भी बोलते हैं इसको ये ऑल्टरनेट करंट है, इसको दैट इज कॉल्ड AC करंट। तो हम लोग कल फिर से इसको बताएंगे, ऐसा नहीं है, इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स बताएंगे कि क्यों इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, और जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है। हम जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स बताएंगे वो आसानी से समझ में आएगा कि हाफ रोटेशन के बाद
वो करेंट का डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, राइट। जैसे हम लोग मोटर्स में बात किए थे, मोटर्स में क्या बात किए थे, वहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, वो भी नहीं पढ़ाना था तुम्हारे में, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग हम बताए थे कि कैसे मोटर्स के आर्मेचर पे फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहा था, हम लोग जो पढ़े उसमें आर्मेचर जो था वो आर्मेचर रोटेट कर रहा था, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर। ठंडा है, ख्याल रखें अपना।